हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है यूपी पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और लगातार चलते जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जो है बढ़िया तरीके से जो है प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। जीएस का भी चल रहा है और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। तो आपने जो है पिछले 3 जो है प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं, तो जो है आज नंबर है 4 नंबर का। ठीक है, तो ये जो है प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे ढंग से मैंने खुद जो है तैयार किए हैं। ठीक है, तो इनमें जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना और जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं पहले आपको एक और बात बता दूं कि जो है आप जो है किसी भी जो है चैप्टर को करना चाहते हो तो जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। और वैसे तो जो है मैंने काफ़ी चैप्टर करा दिए हैं आपको और जो है डेली क्लासेस जो है लाने वाला हूँ कल या परसों से। ठीक है, तो एक तरफ से चैप्टर वाइज चलने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट को भी चलते रहना, साथ में चलते रहेंगे और चैप्टर वाइज भी आपके साथ चैप्टर जो है ये प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट जो है जो पूरे मैथ से जहाँ से आने की संभावना है जिस तरीके से उन सभी जो है कराने की कोशिश की है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को करना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन को कर लेना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई कब होता है, जब आप क्वेश्चन को जो है टाइम के अंदर में क्वालिफाई करने मतलब जो है सॉल्व करते हो। अब ये क्वेश्चन दे दिया, आपको लगे रहो एसी में 2 से 3 मिनट हो गई, तो आपका जो है मैथ करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तक आपको जो है आप टाइम बचाना नहीं जानते हो तब तक। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके साथ, क्या कह रहा है पढ़िए एक तरफ से। ठीक है, तो जो है हमने जो अभी आप जो है करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 60.5 रुपये है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है। 11% की जो है दर है, 11% का मतलब ये है कि आपको इसके 2 साल में SI और CI अंतर क्या होगा। SI और CI का अंतर क्या हो जाएगा 2 साल का, जो ये हो जाएगा आपका 1.21। ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि ये जो है दूसरे वर्ष पर लगने वाला, इस पर जो है 11% दर है, तो 1.21 है, जिसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे दी गई है 60.5। किसके बराबर है, कितने का मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें जो है 50 का मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो है आप इसमें भी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 1% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। तो इसमें करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं थी, इस पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आने वाली है आपको अगर ऐसे ही जो प्रैक्टिस है डेली प्रैक्टिस है लगाते रहे तब। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते थे हम। एक और जो बता दूं मैं आपको कैसे किया था ये हमने, तो जैसे ये है पहले वर्ष 10 नहीं 11% है, पहले वर्ष वही लिखने को आ रहा है 11% है। पहले वर्ष SI लगेगा, SI और CI समान रहता है, दूसरे वर्ष के लिए लगेगा 11% फिर से लगेगा, और 11% जो है इस पर जो है दोबारा से लगता है 11%। 11% का 11% कितना हो जाएगा 1.21%, इसके बराबर दे रखा है ये। ठीक है, तो ये जो है 100% बराबर निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सेकंड नंबर। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यदि 6 अंकी संख्या 4x4y96, यानी कि ये जो है ये कोई नंबर है, लेकिन जो है यहाँ पर x और y के फॉर्म में लिख दिया है, संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x + 2y का मान क्या होगा। यहाँ पर x + 2y का मान जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या किससे पूर्णतः कट रही है, 88 से कट रही है। अभी जो है देखो कितनी जल्दी सवाल होगा। ठीक है, इसे करने की कोशिश आप कीजिए। यानी 11 और 8 88 होता है, यानी 11 और 8 ये संख्या 11 से भी कटने वाली है, ये वाली संख्या पूरी, और 8 से भी कटने वाली है। अब 11 से कटने का जो है क्या चीज़ होती है, किस तरीके से जो काट सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो कोई संख्या 11 से कटती है, कोई संख्या 8 से कटती है। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है।
कोई भी संख्या है ये 11 से कटती है। मान लो ये वाली संख्या है 4x 4y और कितना है 96, ये संख्या है, ठीक है। ये संख्या 11 से कटती है, कैसे देखेंगे हम? विषम स्थान, या ये यार ऐसे नहीं, ये जो है देखो यहाँ पर ये इन दोनों, इनको जोड़ लो तीनों को। और विषम स्थान कौन से हैं दूसरे वाले? जो है आप जो है लगा लीजिए, यही लगा लीजिए, यानी कि ये इन तीनों को जोड़ना है। ये इनका डिफरेंट अगर 0 है तब संख्या 11 से कटेगी, इनका डिफरेंट 11 है तब संख्या आपकी 11 से कटेगी, 11 का कोई मल्टीप्लाई है तब आपकी संख्या जो है 11 से कटने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो होगी आपकी 11 से कटने वाली। अभी मैं सवाल नहीं करा रहा हूँ आपको, अभी ये चीज़ बता रहा हूँ। और 8 से कटने का जो नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 8 से कटती है तो उसका जो मतलब क्या है कि 4x 4y 96 ये है। तो 11 से कटने का मतलब क्या है कि इसके लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से कटने का नियम है। 8 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से कटने वाले हैं, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से कटने वाली होगी, ठीक है। ये जो नियम है, इन दोनों नियम के ज़रिए मैं इस सवाल को जो करने वाला हूँ और इसी से आराम से कर सकते हैं ये जो 4 ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 11 और 8, 11 का मतलब यहाँ पर जो विषम स्थान जोड़ लीजिए, कितना हो गया 9 4 4 8 8 9 17, यानी कि 17 माइनस कितना होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए 11 का कोई मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x + y + 6, x + y + 6 क्या हो जाएगा x - y - 6, यानी प्लस माइनस से सब चेंज हो गए, यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ +6, ठीक है। ये जो है इनका क्या, या तो कोई 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आता है अभी देखते हैं। तो ये माइनस से चेंज हो जाएंगे, तो ये जो है हम यहीं पर कर देते हैं कि -6 -x -y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 माइनस। अब 11 में से क्या घटाया जाए भाई, क्या घटाना पड़ेगा? अब तो भाई अगर 11 में से घटाएंगे तो कोई संख्या 0 ही आने वाली है, यानी x + y की वैल्यू क्या निकलने वाली है, यहाँ पर 11 ही निकलने वाली है। यहाँ तो इधर कर दो 11 बराबर x + y, यानी x + y बराबर कितना है 11 है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि 4 और 4 8 9 8 17, 17 में से 6 गई तो कितना बचता है 11, x + y के बराबर कितने होगा जो 11 होगी, ठीक है। x + y बराबर कितना हो जाएगा 11 है, ठीक है। तो x + y बराबर 11 है, तो ये संख्या 11 से इस तरीके से घट जाएगी। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लगा लेंगे कि क्या है ये। तो यहाँ पर अब y की वैल्यू कम से कम रखने की कोशिश करते हैं हम। मान लो यहाँ पर y की हम वैल्यू हमने क्या रखी है 0 रख ली है, ठीक है। 0 रख लिए, क्या ये 8 से कटने वाला है? कट जाएगा बाबू जी, क्योंकि लास्ट यहाँ पर y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये संख्या हमारी 0 मतलब 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे y की जगह पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी। अब x यहाँ पर रखेंगे तो कोई जो है इसका जो है हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो एक ही डिजिट की संख्या बनेगी। तो यहाँ पर जो है हम 1 रख के देख लेते, क्या 1 से ये संख्या कटने वाली है 196 हो जाएगी। क्या 196 कटेगी 8 से? नहीं कटेगी। 2 रखेंगे, 2 रख के देखेंगे 2 से कट जाएगी बाबू जी। 296 कट जाएगी ना, कट जाएगी। तो यहाँ पर जो है हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ठीक है। अब देखो अभी हो गया सवाल आपका, x की वैल्यू x + y बराबर 11 है, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, इसमें रखो तो 9 प्लस 2y की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 13। इसे करने में आपको टाइम नहीं लगा। देखो मैं अभी अब आपको करके दिखाऊंगा, ये चीज़ सब चीज़ मैंने आपको बता दी है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आप करने की कोशिश करोगे, y की वैल्यू क्या रख दी हमने अभी 2 रखी है, ठीक है। यहाँ पर 0 रख के देखेंगे तो यहाँ पर जो है 11 निकल रहा है, यानी x + y की वैल्यू कितनी निकल रही है, x + y की वैल्यू जो हमारी क्या निकल रही है 11 निकल रही है। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू हम अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 डिजिट की हो रही है, तो यहाँ नहीं रखेंगे। y की वैल्यू हमने 2 रख दी, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू 9 निकल के आएगी और
बाई की वैल्यू पूछ रहा है तो 4 हो जाएगी, जो 13 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन है गुणनफल 5786 इंटू 5784 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटा अंक क्या है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और आप जो है क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई संख्या इसमें जोड़कर देखोगे, तब इसमें आप आंसर जो है लगाने की कोशिश करोगे। लेकिन इसमें आज जो आपका टाइम बहुत खपत होने वाला है। तो आप इसको कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या कहता है 5786, ठीक है। ये 5786 क्या हम इसे ऐसे रख सकते हैं, 5785 प्लस 1 लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं बाबूजी। इधर ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई करना है 5784 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5785 माइनस 1। अरे बाबूजी भाई ये तो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन गया। यानी कि 5785 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, 1 होता है। यानी इसमें से जो 1 को घटा दिया गया है, यानी ये एक वर्ग था पहले 5785 का वर्ग था, जिसमें से 1 घटा दिया गया है। यानी हम इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग फिर से बन जाएगा। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना करके हम डायरेक्ट सोच सकते थे कि ये a वर्ग माइनस b वर्ग का जो फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 7, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 4 बचे, ठीक है। परंतु जब उसे 11 से विभाजित किया जाए तो वह शेषफल ना बचे। पहले ये चीज़ देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एलसीएम एचसीएफ से चैप्टर से जो क्वेश्चन उठाया गया है, क्या कह रहा है 5, 7, 8 और 12 से विभाजित पूछ रहा है। करने पर 8 शेषफल बचती है, 8 शेषफल बचती है। यानी इसमें से कोई ऐसी संख्या है जिसमें 5, 7, 8 और 12 से भाग देंगे तो 4 पर शेषफल 4 जो है शेषफल बचेगी। और 11 से भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगी। तो पहले 11 से भाग दे के देख लो भाई, है कि नहीं। तो 11 से अगर इसमें भाग देंगे हम तो देखो यहाँ पर जो है 11 से भाग नहीं जाने वाला। 11 से भाग का नियम क्या बताया था मैंने, ये जोड़ लो, ये जो डिफरेंट अगर 0 या 11 बनता है तो आपकी 11 से कटने वाली है। ये संख्या भी 11 से नहीं कटने की है, ये भी नहीं कटने, ये कटेगा के लिए। तो आंसर हमारा ऐसे ही हो जाता है। वहाँ पर ऊपर से जो एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल जो है 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से चलते हुआ क्या कहता है, ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2√50 प्लस √18 माइनस √72 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। √2 की वैल्यू जो यहाँ पर दे दी है, हो सकता है ना दे आपको, ये क्वेश्चन में दिया, हमने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम 2 है और √50 को √50 में से हम कितना बाहर निकाल लेंगे, 5 बाहर निकल के आएगा। 25 दूना 50 होता है, 25 5 का वर्ग होता है। तो यानी कि ये आएगा आपका 10, रूट अंदर कितना निकल के आएगा 2 प्लस यहाँ से कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 3 रूट 2, ठीक है। माइनस कितना है, ये होता है 36 दूना 72, 36 कितने में 6 में निकल के आएगा √2, ठीक है। यानी कि 10 3 13, 13 में से अगर 6 जाती है तो कितना बचता है 7√2, 7√2 बचेगा। अब √2 की वैल्यू क्या है 14 यानी 1.414 है, ठीक है। तो इसमें अगर 7 को गुणा कर देंगे, 7 गुणा 1.414, ठीक है। तो ये जो है क्या आने वाला है 7 चौके 28, एंड में लास्ट में 8 होगा। 8 में किस में है, इसमें है 8 केवल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 कुछ कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर जो है अब ये जो है करने की कोशिश कीजिए, ये आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
तो ये जो है अगर आप इसे कर लेते हो तो आप जो है अच्छे जो है मैथ अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए हैं और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए, उनके भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ है। ये कह रहा है उनके भोजन पर टोटल व्यय पूछ रहा है। टोटल व्यय क्या है, तो हम टोटल व्यय को निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर टोटल व्यय को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 9 व्यक्ति है, तो 9 व्यक्तियों ने जो है 40, प्रत्येक ने 40 जो है रुपए खर्च किए हैं। तो 9 ने 40 रुपये खर्च किए हैं, तो ये हो गया आपका 360 हो गया, प्लस एक 10वें व्यक्ति ने, 10वां व्यक्ति जो है शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए हैं। 9 रुपये अधिक खर्च किए हैं, एवरेज से खर्च किए हैं। यहाँ पर जो है इन 9 का जो एवरेज कितना बन रहा है, यहाँ पर एवरेज देखने को देखोगे आप यहाँ पर, तो इनका एवरेज जो है 40 है, लेकिन इनके जो है 9 रुपये इन्होंने दिए हैं। किसने दिए हैं, ये भाई साहब जो 10 वाले भाई साहब आए हैं, इन्होंने जो 9 रुपये दिए हैं, तो इनके ऊपर 9 के ऊपर एहसान चढ़ गया कि इनको 9 रुपये दिए, तो इनका जो है 1 बढ़ जाएगा। और इन भाई साहब के पास कितना होगा, 41 है, और ये जो औसत का है, ठीक है, औसत का है कि नहीं, ये औसत, तो प्रत्येक ये 10 का औसत क्या हो गया, 41 हो गया, यानी कि 41 गुणा 10 बराबर 410। 410 इसमें कहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। अब मुझे पता है आपके साथ ये समझ में ना आया हो, ठीक है, हो सकता है आपकी समझ में ना आया हो। तो ये जो है था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन जो है सवाल घुमाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने 40 रुपये और एवरेज से यहाँ पर कितने रुपए खर्च किए, कितने किए, 360 रुपये। एक 10वें व्यक्ति ने जो है इनको 9 रुपये एवरेज में 9 रुपये दिए हैं। भाई एवरेज में 9 रुपये दिए हैं, तो उसने अपने तो पहले ही लगा लिए, यानी 40 भी देता तो यहाँ पर जो उसने 1 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, 41 दिए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 9 रुपये अधिक खर्च किए, 9 रुपये एवरेज से 9 रुपये अधिक खर्च किए हैं, ठीक है। तो अपने तो दिए ही इसने, इनके भी 9 रुपये दे दिए हैं। यहाँ पर इससे इसका जो है एवरेज बन गया है 10 का, 41 बन गया, 41 गुणा 10 बराबर 410 हो गया है। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया है तो जो है आप दोबारा देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए ये 7वां क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये देख लीजिए कि 78 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 4 गुना और दूसरे भाग के 5 गुना का अनुपात जो है 14:15 है। यानी पहला भाग जो है हमने x मान लिया है और x का 4 गुना यानी 4x का 4 गुना बट्टे जो है दूसरे भाग के 5 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने का जो अनुपात है वो 14:15 है। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से हम जो इनका अनुपात निकाल लेंगे, ये 2 बार कटेगा, ये जो है 7 बार कटेगा। अनुपात दे रखा है, यहाँ पर जो है इससे 3 बार काट देंगे, ठीक है। तो x यहाँ पर जो है ये बाई हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि दूसरा है, यानी x/बाई बराबर जो आपका निकल के आएगा 7/6, यानी x की वैल्यू 7 है, बाई की वैल्यू 6 है। यहाँ पर क्या पूछा है, पहला भाग क्या है, टोटल कितना है 78 है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा। 13 के बराबर कितना है, 13 के बराबर 78 है, 1 के बराबर कितना है 6, ठीक है। तो पूछा किसका है, पहला भाग क्या है 7 है, 7 गुणा 6 कितना हो जाएगा 42 आपका आंसर हो जाएगा, जो इस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया दोबारा देख लेना, मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको दोबारा देखना है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो 8वां ही क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। 675 रुपये को 75 लड़कों एवं लड़कियों के बीच बांटा गया है, ठीक है। तो प्रत्येक लड़के को 20 रुपये और प्रत्येक लड़की को जो है 5 रुपये प्राप्त हुए हैं। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः क्या है, ये क्या है भाई, क्रमशः, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो संख्या पूछी है, क्या संख्या, सॉरी
क्या संख्या इनके बीच में, तो जो है प्रत्येक लड़की, यहाँ पर बॉयज़ है और यहाँ पर जो है गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक बॉयज़ ने कितने 20 रुपये खर्च किए हैं भाई मेरे, गर्ल्स ने कितने रुपए खर्च किए हैं 5 रुपये हैं, ठीक है। अब बांटा गया, खर्च नहीं है। और यहाँ पर जो है एवरेज हम निकाल लेंगे, एवरेज 75 लड़कों एवं लड़कियों के हैं, तो 75 का भाग अगर हम इसमें दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल के आएगा। 75 में इसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा, देखो 75 से अगर 10 का गुणा भी करोगे तभी 10 गुना कितना होता है 750, यानी जो कितना है 9 बार है, तो 9 है इसका जो है एवरेज है। और हम लगा देंगे इसमें एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन लगाने से यहाँ पर जो है 11 प्राप्त होगा, यहाँ से हमें 4 प्राप्त होगा, 11:4 होगा। 11:4 के अनुपात में विभाजित है, यानी 11 और 4 15, 15 के बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 75 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है 5 है कि नहीं, 75 5 पूछा किसका है, दोनों का पूछा है, तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा 20 और 11 5 55, यानी 20:55, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हम कर सकते थे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो है इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए और आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन लाने की कोशिश, क्या कहता है ये क्वेश्चन, समान धारिता या क्षमता की 2 बोतलें, ये आपके लिए जो ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कहता है क्वेश्चन, जो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो है करने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो क्या कहता है, समान धारिता या क्षमता की 2 बोतलें हैं, 2 बोतलें हैं संतरे के रस से क्रमशः 65% और जो है 33.33% तक भरी हैं। यहाँ पर जो है 65% है और 33.33% भरी हुई हैं। ये बोतलें सेब के रस से पूरी भरी जाती हैं, यानी इतनी तो भरी हैं, बाकी इसमें जो है सेब का रस जो है डाल दिया जाता है, तो फिर दोनों बोतलें हैं भर जाती हैं। दोनों बोतलें भरने के बाद जो है एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती हैं, यानी एक दूसरे बर्तन में जो उड़ेल दी जाती हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है, परिणामी मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है, यानी कि एक दूसरे बर्तन में एक तीसरे बर्तन में करने के बाद जो है इसमें पूछ रहा है कि सेब की रस का प्रतिशत क्या है। तो सेब की रस का प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो 65% बोतल तो पहले संतरे के रस से भरी हुई है भाई, तो यहाँ पर जो है रस कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो रस आने वाला है आपका सेब का वो 35% रस आने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है 35% यहाँ पर आने वाला है और जो है यहाँ पर कितना आने वाला है 33.33% तक भरी हुई है। यहाँ पर जो है बाकी सब इसमें सेब का रस सेब का आने वाला है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। क्या कहता है, भाई इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, 65%। ये जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये 65 नहीं है, ये आई थिंक 35 है, ठीक है। तो 35 है, यहाँ पर 35 है, तो 35% और 33.33% है। यहाँ पर जो करने में दिक्कत आ रही, मैंने सोचा यार कहाँ दिक्कत आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है 35% और 33 है, 35% इससे भरी हुई है, तो बाकी जो है कितना सेब आ सकता है इसमें 65%। यहाँ पर जो है 65% इसमें सेब और आ जाएगा और सेब का रस, और इसमें जो है 33% है, तो 65% ही फ्रैक्शन में चेंज करो भाई से पहले, 13 बट्टे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20 जो है 20 में से 13 इसमें सेब का रस और भर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3 होती है, यानी 3 में से 1 जो है संतरे का रस है, तो बाकी कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 क्या आएगा इसमें सेब का रस आने वाला है, यानी कि ये जो है यहाँ पर ये रस इनमें और कुरा जाएगा, यानी और जो है इसमें उड़ेल दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा बोतलों में, तो ये बोतलें पूरी तरह से भर जाएंगी। यहाँ पर 35% और 33% है, ठीक है। तो ये जो है ये बोतलें समान धारिता की हैं। इन बोतलों में जो आने वाला है जो भी लिक्विड आने वाला है
चाहे रस है वो समान आने वाला है। तो इनको जो है समान कर लो मेरे भाई। यहाँ पर हम इन दोनों बोतलों को समान कर लेंगे। पहले ये भी सेब का रस आने, ये इतना आएगा, इतने भी इसमें भी, ये फर्स्ट वाली ये सेकंड वाली है, ठीक है। ये पहली बोतल में इतना सेब का रस आने वाला है, दूसरी वाली बोतल में इतना सेब का रस आने वाला है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपकी में। तो इन दोनों की बोतल को धारिता को समान कर लो भाई। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 का गुणा किया तो ऊपर भी 3 का गुणा कर दो, ऊपर भी 20 का गुणा कर दो, है कि नहीं। तो ये तो अभी आपको जो सरल लगने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, अभी लगेगा आपको। यानी कि ये 39 60 में से 39 भरी हुई है और ये 60 में से 20 और 20 40 भरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ 39 और 20 कितना हो जाएगा, 39 13 39 और 40, 39 40 कितना हो जाएगा 790, सॉरी 790 नहीं 39, और ये आपको यहाँ पर लग लो 39 बट्टे कितना हो जाएगा 20 60, और ये जो आप यहाँ पर जोड़ोगे कितना हो जाएगा 40 बट्टे 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे तो यानी एक बोतल का 60 है तो दोनों बोतल का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120। 39 और 20 कितना हो जाएगा 39 40, ये हो जाएगा आपका, हाँ 79 हो जाएगा, ठीक है 79 हो जाएगा। ये परसेंट निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे ये काट दो इसे, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका 790, ठीक है। तो 790 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 × 60 वार्षिक 72, 6 ये सभी 6 सब में 6 72, और ये आपका बचने वाला है 70, 12 × 60 वार्षिक 72, तो 60 5 बार जाएगा, यानी 65 से है, 65 से अकेली संख्या है और कोई संख्या है नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका आंसर इस तरीके से आने वाला है। ये आपको कैसे आ गया, ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं तो आपको दोबारा से बताने वाला हूँ। एक बोतल है उसमें संतरे का रस भरा हुआ 35% है, तो बाकी कितना रस और आ सकता है सेब का 65% आ सकता है। 65% की फ्रैक्शन 13/20 है, ठीक है। यहाँ पर 33% तक भरी हुई है तो कितना और आ सकता है, कितना आ सकता है 66.66% आ सकता है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, ठीक है। इनकी जो है लिक्विड बराबर कर लिए, नीचे कितना कितना है समानधारता है, तो ये जो है इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी समझ में नहीं है तो दोबारा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और क्वेश्चन नंबर है आपका ये ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन। एक गांव की कुल जनसंख्या, ज़बरदस्त नहीं है भाई, हल्का वाला क्वेश्चन है। जनसंख्या 9000 रुपये है, यदि महिलाओं की संख्या में 5% और पुरुषों की संख्या में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। वर्तमान महिलाओं की संख्या, अगर देखो यहाँ पर कहता तो यहाँ पर जो है यहाँ तक रहता तो हम इसे निकाल नहीं सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं निकाल सकते, ये उसने दे दिया कि वर्तमान में महिलाओं की संख्या 3000 है। भाई महिलाओं की फीमेल की संख्या कितनी, और रुक जा भाई रुक जा भगमत रुक जा, फीमेल की संख्या कितनी है 3000 है, तो भाई मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, मेल की कितनी हो जाएगी 6000 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है, इसमें अगर 5% की वृद्धि करने की कोशिश करोगे तो 3000 का 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई 150 हो जाएगा, नहीं 150 यहाँ हो जाएगा, 150 ये हो जाएगा, और 6000 में अगर 7.5% बढ़ाने की कोशिश करोगे तो 7.5% बढ़ाओगे, इसमें 6000 का 7.5% कितना हो जाएगा 15/2, 15/2 हो जाएगा, ये अपॉन 100 भी आने वाला है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से ये 30 बार कटने वाला है, 15 × 45 450, 450 और 150 600 बढ़ जाएगा 9000 में, ये आपका 9600 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो इसे हम कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे भाई से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए 11वां क्वेश्चन आता हुआ आपकी तरफ, ये रहा ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखो सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं है, ज़माना गया ब्लैक बोर्ड का, स्मार्ट बोर्ड की तरफ देखो यह क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है, जबरदस्त क्वेश्चन, कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है तो उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। हानि प्रतिशत क्या है, यानी कि यहाँ पर दे रहा है अरे भाई रुक जा, एक सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मान लिया हमने, क्या है यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है,
सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 100 रुपये मान लेते हैं। पहले कोई हमारे पास जो है, हमने जो है सेलिंग प्राइस क्या है उसका, एक वस्तु का 100 रुपये है। सेलिंग प्राइस को यानी विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाता है। विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो भाई, पहले इसको दोगुना करो, 200 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो उसके द्वारा प्राप्त हानि, उसके द्वारा प्राप्त हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। यानी इतने में बेचने पर उसे कोई हानि हो रही थी, जो इतने पर बेचने पर हानि और लाभ दोनों बराबर बराबर हो जाती हैं। तो बराबर बराबर कब हो जाएंगे भाई, जितने की यहाँ पर हानि हुई है एक्स की हो रही थी पहले, वो भी परसेंट में दे रहा है, ध्यान मत भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उतने ही परसेंट की हानि भी हो रही थी, लाभ भी हो रहा है उतना ही। तो यहाँ पर वो संख्या क्या होगी, यानी कि वो संख्या हो जाएगी आपकी 150, ठीक है। 150 मान लिया हमने, 150 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर पीछे कूदने की कोशिश करेंगे तो कितने का लॉस हो रहा है हमें, 50 का लॉस हो रहा है भाई। ये हमारा क्या है, ये 150 क्या आ गया हमारा, ये हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। जो सेलिंग प्राइस पर हानि हो रही थी उसमें जोड़ दिया, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस अधिक बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो भी x% है, ये भी x% था। तो हानि कितनी हो रही है, ये हानि हो रही है यहाँ पर 50 की, यहाँ पर देखो 50 की कितने पर, 150 पे, 150 पे हो रही है, जो है 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आएगा 33.33, ठीक है। तो 33.33 आपका आंसर इस तरीके से होने वाला है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछे तब भी आपकी यही रहने वाली जो है क्या है, 33.33 भी है, सेम है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन इजी था, लेकिन जो है अगर आपने रह जाओगे, अगर उलझ गए तो जो है इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को जो है लगाते रहिए, और जो है कुछ ना कुछ आपका जो है प्लस होगा, ठीक है। तो प्लस होगा, ये भी कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, यही कोई होगी आपकी 20 से 25-30 मिनट की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपये से बढ़ जाता है, यानी 160 रुपये बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि रुपये में क्या है, यहाँ पर रुपये में पूछ रहा है और साधारण ब्याज है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे। 4% बढ़ जाती है, जबकि पैसा कितना बढ़ जाता है 2 वर्ष में, 160 रुपये। 1 वर्ष में 4%, 2 वर्ष में 8%। 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160 है, यहाँ पर 8% हो जाएगा 2 वर्ष में, यानी 1% बराबर कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। 100% के बराबर इसमें अगर करोगे तो 100 का जो है 100% करोगे, 1% की वैल्यू है, तो इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, जो आपका 2000 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्या है भाई, हाँ इस तरीके से जो क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि 1 वर्ष में 4%, दूसरी वर्ष में भी 4%, कितना हो जाएगा भाई 8%। 8% की वैल्यू दे ही रखी है आपकी, 160 है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। 100% की 2000 आ जाएगी, ख़त्म कहानी है कि नहीं। तो ये जो है इस तरीके से भाई, आजा कहाँ रह गया, क्लीन, आजा आजा आजा, गाना नहीं गा रहा हूँ, आजा आजा, ठीक है। ये क्वेश्चन है चमचमाता हुआ क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 28 + 10√3 माइनस रूट के अंदर क्या है 7 - 4√3, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इससे जो है इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। क्या कहती है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं कि 28 है, इसमें कुछ मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो कि ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 28 को क्या कर सकते हैं हम, 25 प्लस क्या किस में तोड़ सकते हैं, 25 + √3 में, सॉरी 25 + 3 में तोड़ देंगे इसे हम। तो 25 + 3 28 हो जाएगा। तो ये जो है क्या है, ये क्या कह रहा है हमारा, और जो है यहाँ पर दोबारा से देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 5। देखो यहाँ पर जो है a² + b² यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यानी 5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर प्लस क्या कहता है, 2, 5
√3। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ खुली हुई है, देखो यहाँ पर खोल के देखोगे ये चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है 2 × 5 × √3 है। ठीक है, ये ऐसे है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, 5 + √3 का वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है। इस तरह से अगर वर्ग से हम इसे उठाएंगे तो ये जो आपका ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी ये क्या बचने वाला है इससे, आपका जो अगर सॉल्व करोगे आप इसे, तो ये आपका बचने वाला है 5 + √3 से अगर आप सॉल्व करोगे। इसी प्रकार से आप इसे जो है करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का लगा देंगे। 7 - 4 √3, 7 में क्या छिपा हुआ है, 7 में क्या छिपा हुआ है यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2 है, × 2 × √3, यानी कि ये क्या है, यहाँ पर 2 का वर्ग किया है 4 हो गया है, √3 का वर्ग 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 - √3 का वर्ग है, वर्ग से रूट खत्म हो गया आपका, है कि नहीं। तो इससे जो है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + √3 - 2 + √3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 + 2 √3 है, और 3 + 2 √3 क्या हो जाएगा, 3। 2 × √3 की जो है क्या वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये जो है इसे आप करोगे तो 3 + 17 दूना 34 होता है, तो ये 35 हो जाएगा। मान लो कि 34 6 पॉइंट की करीबन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे ऐसे आप कर सकते थे। ठीक है, ये जो है कुछ नहीं था इनमें, केवल यही चीज़ अगर ये समझ में आ गई आपके एक बार में तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसमें आगे कुछ नहीं था। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, और ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है कि एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकती हैं। एक जो है पिता है वो अच्छा एक्सपीरियंस है उसे, वो क्या कहता है, एक काम जो है उतनी जल्दी कर सकता है जितने उसके जो 2 बेटे हैं वो दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, तो उसका जो एक बेटा है वो क्या करता है, एक बेटा है वो 3 घंटे में किसी काम को कर सकता है, और दूसरा बेटा है उसमें क्या कह रहा है कि और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, 6 घंटे में। और ये उसकी जो बाप है भाई, उसका जो पिता है और उसकी क्षमता, इन दोनों की क्षमता, ठीक है, के बराबर है इन दोनों की क्षमता। ठीक है, तो क्या है, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, इन दोनों ही का एलसीएम ले लो। यहाँ पर जो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, इसकी 1 है, उसकी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है एफिशिएंसी है। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी जितनी है उतनी ही इसके पिता की एफिशिएंसी है भाई। देखो देखो यहाँ पर किसी काम को इतनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं, यानी बाप जो है इन दोनों बेटों के बराबर है। यानी कि टोटल काम क्या है हमारा, 6 है, और उन दोनों की उसके पिता की कितनी हो जाएगी, 2 + 3, 3 को जो है कितने घंटे में करेगा, 2 घंटे में करेगा मेरे भाई, 2 घंटे में काम को ख़त्म कर देगा, उनके दोनों बेटों के जितने जल्दी कर देगा। दोनों जो है उसके पुत्र जो इतनी देर में करेंगे उतनी देर में जो खुद काम को कर देगा। तो इसमें था कुछ नहीं, वही है कि पिता कितने समय में करेगा, इतने समय में कर देगा भाई। जो है आगे हम करेंगे, आगे 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 ये क्वेश्चन आ जा, सॉरी आजा, कहाँ रह गया भाई, ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 15वां क्वेश्चन है, एक वर्ग की अंत त्रिज्या। ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, देखो यहाँ पर जो है ये कोई वर्ग है। अब है तो वर्ग नहीं भाई, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये वर्ग है, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है बहुत ज़्यादा ही ख़राब है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं ये एक वर्ग है। चलो आवाज़ तो आ रही है, ये एक वर्ग है, और जो है अंत त्रिज्या, वर्ग के अंदर एक जो है वृत्त है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो इसके वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त की जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इन सभी से सटा हुआ होगा भाई, मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा ही ख़राब है कुछ, ठीक है। तो इसकी जो त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ठीक है।
तो ये जो एक वृत्त होगा, वर्ग के अंदर वृत्त होगा, वृत्त की जो त्रिज्या क्या होगी, भुजा की आधी हो जाएगी, क्योंकि ये जो भुजा है ये आपका व्यास की तरह काम करेगा। ठीक है, तो भुजा की आधी क्या हो जाएगी, इसकी एक त्रिज्या हो जाएगी अंदर वाली। ठीक है, यानी R1 बराबर कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक है, a/2 यानी कि भुजा का आधा। अब भुजा मान लेते हैं हम किसकी, मान लेते हैं हम भुजा इसकी 1 है। ठीक है, तो उसकी R1 क्या हो जाएगी भाई, छोटी वाली त्रिज्या, छोटी वाली की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा की आधी, यानी 1/2 यानी भुजा की आधी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और एक वृत्त लेते हैं हम इसके इस तरीके से, जो एक बाहर होगा, यानी बाहर वाले की त्रिज्या क्या होगी, ये इसके विकर्ण की आधी होगी, होगी नहीं, ये इसके विकर्ण की आधी होगी। विकर्ण की आधी क्या हो जाएगा, एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है, उसकी भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग की भुजा का √2 गुना होता है, यानी ये √2 गुना का आधी हो जाएगी। ये जो टोटल इसकी लंबाई है वो क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। और √2 की आधी कितनी हो जाएगी, √2/R2 बराबर √2/2। ठीक है, तो √2/2 ये इसकी बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या है कि परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है, परित्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ये जो है हम इसे निकाल देंगे, तो इसे जो है काट लेंगे भाई मेरे, क्या हो जाएगा, ये R1/R2 बराबर क्या है, ये आपकी जो है निकल के आएगी, क्या आएगी, R1 बराबर क्या है, जो है यहाँ पर 1/2 है, अपॉन R2 बराबर कितना है, ये जो है 1/√2 है, 1/√2 है कि नहीं। तो ये जो है इस तरीके से है, तो जो है यहाँ पर क्या कटने वाला है, √2 बार कटने वाला है, ये 1/√2। ठीक है, तो ये जो है √2 से √2 बार कटेगा, क्या आएगा, R1/R2 जो है हम इसे जो है इस तरीके से यहाँ पर लिख लेते हैं कि R1 इसे जो है साफ़ कर दे पहले हम इसे, कि इसका कोई काम अब है नहीं, है कि नहीं। वैसे तो हम इसका जो आंसर है डायरेक्ट लगा सकते हैं, 1/2 होता है, क्यों कि R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा, इसका 1/2 है, यहाँ पर है 1/√2, यहाँ पर √2 कितने वाला आएगा, 1/2 अनुपात √2/2। ठीक है, ये ऐसे आएगा, तो ये जो है कट जाएगा। अब क्या है इसके बाद, अगर जो है ये अनुपात पूछ रहा है, अगर इसी 2 डायमेंशनल में जाते हैं तो इनका जो है वर्ग हो जाता है, कि यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो भाई क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो त्रिज्या भी जो वर्ग के रूप में बट जाती हैं, तो इसका वर्ग हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसे जो है 1/2 के रूप में कर सकते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा, इसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसे क्लीन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉरी, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तथा इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आधार सेंटीमीटर कितना होगा। ठीक है, बेलन का जो है आयतन कितने सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ देखेंगे हम। आधार की त्रिज्या है वो R है, यहाँ पर जो R कितनी दे रखी है, R बराबर दे रखा है 3 है, और जो है पूछ रहा है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 60 पाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RS। ठीक है, 2 पाई RS होता है कि नहीं होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबवृत्तीय बेलन का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसकी 60 पाई दे रखा है, जो काट लीजिए, हम काट लीजिए इसे भाई, काट लो इसे, पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा। और जो है R की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो पहले हमने देखो R की वैल्यू भी नहीं रखी है अभी, R की वैल्यू कितनी है, 3 है,
और इंटू एच है, यानी कि इससे भी जो है 60 कितनी बार कटने वाला है, 10 बार कटने वाला है। यानी हाइट इसकी कितनी निकलने वाली है, 10 है। हाइट 10 निकल के आती है। तो यहाँ पर जो है हमें बेलन का आयतन पूछा है। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू पाई में दे रखी है इसमें, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। वर्क करेंगे इंटू एच की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 इंटू पाई, 90 पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते थे। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें किसके पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कहाँ गया भाई, भाग गया। इसमें 4 क्वेश्चन जो है डीआई से पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डीआई में क्या होता है कि जैसे अगर आप डीआई करनी है आपको, तो डीआई करने के लिए जो है आपको आपके पास आपको जो है एवरेज आना चाहिए, आपको परसेंटेज आनी चाहिए। आपको एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो होता है, ठीक है। ये चैप्टर जो है अगर आप कर लेते हो तो डीआई आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैंने अभी तक बताऊँ आपको कि मैंने कभी भी जो है डीआई के क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन मतलब जो है कभी भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली है। अगर इन चैप्टरों को अच्छे तरीके से कर लेते हो, और भी चैप्टर हैं जिनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है डीआई के अंदर, तो यो अगर ये आपके टॉपिक कंप्लीट हैं इससे पहले, तो आप जो है डीआई के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है आपका कुछ प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आएगा आपके लिए चैप्टर अगली बार जो आएगा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।